मुझे खुशी है कि आज ये ओपन विषय हो रही है, तो तमाम प्रदेश के हमारे जो लोग सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि प्रोग्राम तो ये थानों का है, थाने का लोकार्पण और थाने का शुभारंभ। तो इसी बहाने हमारे जो जब विचार विमर्श होता है तो कई बातें उभर के भी आती है। डीजी साहब ने जिस रूप में वर्णन किया कि आज किस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, किस माहौल में काम करते हैं, और आज जब लोकार्पण हुआ है, अच्छे भवन बने हैं, उसका भी अपना एक फर्क पड़ता है काम करने के अंदर। बैठने की जगह नहीं, अभी सीएच कह रहे थे कहाँ बिठाएं, ये समस्या भी आती है। अब स्वागत कक्ष बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो डी साहब ने कहा 194 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो एरिया होता है एक थाने के अंदर, जो जहाँ वो ध्यान रखते हैं, और राजस्थान में 383 वर्ग किलोमीटर का एवरेज है। तो आप सोच सकते हो कि वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम लोग भी राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ में जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आप बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती से आप लोग काम कर पाएंगे। इस बजट में हमने जो थाने दिए थे, 14 थाने दिए थे और बजट भी दिया है। तो आप निश्चित मान के चलें कि राजस्थान में मैं खुद महसूस करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के बजट आते थे कोई ज़माने के अंदर, केंद्र से भी आते थे। वो टाइम मेरे याद है 20 साल पहले, और उनका अपना एक बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में काफ़ी कुछ बदला है। स्टेट गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, और हम चाहते हैं कि जो जो जिम्मेवारी दी जाती है आपको, जिम्मेवारी कई तरह की होती है। पुलिस और जिला प्रशासन, दो ऐसी यूनिट है सरकार की जिलों के अंदर, उसमें मल्टीपर्पज काम उनका। एक तो जिला प्रशासन, तमाम विभाग होते हैं, उन सबको आप कोऑर्डिनेट करो, सबको मॉनिटरिंग करो, सबको ध्यान रखो, और तमाम तरह की समस्याएं, फैसले सरकार को लागू करवाओ। और पुलिस प्रशासन का काम बहुत बड़ा काम है, जिसमें किस प्रकार से लोग चैन की नींद सोच सकें, और तब सोएंगे तब हम लोग जागेंगे, और हम लोग चौकन्ने रहेंगे, हम लोग न्याय दिलाएंगे, हम लोग संवेदनशीलता के साथ में काम करेंगे। संवेदनशीलता होना पुलिस विभाग में बहुत बड़ी बात है। उसी के माध्यम से ही आप जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि संकट की घड़ी में पुलिस हमारे साथ खड़ी है, और वही रूप हमारे सामने आना चाहिए। और वो रूप अभी आया है आपका रूप जो आया नया आपका। मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर सभी प्रदेशवासियों ने, सभी एनजीओ ने, सभी धर्मगुरुओं ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो काम किया पब्लिक की सेवा का, वो बेमिसाल है। कोई भूखा नहीं सोएगा तो कोई भूखा नहीं सोया, ऐसा माहौल राजस्थान बन गया था। राजस्थान सतर्क हमने कहा था, तो सतर्कता के साथ ही सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करी, मेडिकल की भी, और सारे इलाज फ्री किए राजस्थान के अंदर, और प्रबंधन अच्छा किया। टेस्टिंग फैसिलिटीज 0 से बढ़ा के 1.5 लाख कर दी प्रतिदिन की, कोई कमी नहीं रखी। तो इस प्रकार से हर वर्ग ने काम किया। तो पुलिस की भूमिका एक अलग तरह, क्राइम को कैसे रोकें, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, जो तबके गरीब तबके हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनमें और सब धर्मों के लोगों में सद्भावना बनी रहे, और जो तबके तकलीफ में हैं उनको कैसे न्याय सुनिश्चित हो, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं हो। महिलाओं के हाथ में अत्याचार की खबरें जब आती है तो बहुत दुख होता है दिल के अंदर, जैसे नीर बनती है। तो मेरे थानों का प्रयोग हुआ है, मुझे खुशी हुई कि वो काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये विषय ऐसा है कि आप जितने फैसले करो इतना कम है।
पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, सरकार बनते ही 2019 के अंदर जब मैं आया था PSQ के अंदर, तब हमने फैसला किया कि हम FIR को कंपल्सरी करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसके अंदर मतभेद भी था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फैसला किया नहीं, संख्या बढ़ेगी, सरकार पर आरोप लगेंगे कि साहब देखिए राजस्थान में क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आंकड़े बताते हैं। हम उनकी तरफ चिंता करें या फरियादी को न्याय मिले, इसमें फैसला करें। और वो फैसला जो किया उसके मैं मेरी दृष्टि मानता हूँ, चाहे वो आरोप लगे सरकारों पर, लगते रहते हैं, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का विकल्प नहीं होता हमेशा। तो सच्चाई भी सामने आएगी जनता के सामने कि न्याय मिले, लोगों की फरियादी की फरियाद सुनी जाए, अन्याय से लोग बच सकें, अत्याचार से बच सकें। ये आपके जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग होते हैं, माफिया होते हैं, उनसे कैसे बचाव हो और कैसी कैसी घटनाएं आती हैं आप सबको मालूम, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आंकड़े जो बताया DG साहब ने भी, उसमें भी काफ़ी फर्क है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आंकड़े बहुत बढ़ गए हों। और 2020 में महिला अत्याचार में 16% की कमी आई, 2020 में बलात्कार में 11% की कमी आई, 2019 की तुलना में महिला अत्याचारों में जून 21 तक 9% की कमी आई। बलात्कार के प्रकरणों में भाजपा सरकार में वर्ष 17-18 में 30% महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 17-18 के अंदर जो है, ये भाजपा वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि संख्या बहुत बढ़ गई है। महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि थानों में सुनवाई होती नहीं थी। आज ये आंकड़ा 15% कम आ गया है, क्योंकि अब आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हो। मुझे लगता है कि राजस्थान में महिला अत्याचारों के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया गया है, जिसके कारण 19 के अंत में 9% प्रकरण लंबित रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है, आधा समय आपने कम कर दिया है। 267 दिन ऐसा कुछ था फिगर, और 140 दिन के आसपास आ गया है तफ्तीश पूरा होना, बहुत बड़ा बात है। और उसके कारण ही आज 9% ही रहा, जबकि बिहार में 47%, हरियाणा में 17%, उत्तर प्रदेश 20%, मध्य प्रदेश 16% प्रकरण लंबित रहते हैं। तो पंजीकरण अपने यहाँ पे जो कंपल्सरी किया, उसके बावजूद भी निस्तारण हो रहा है। निस्तारण की समय अवधि जो ले रहे हो आप लोग, वो कम हो गई है। इसलिए खाली आंकड़ों से तुलना नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाते साहब के नेतृत्व में जो पुलिस बल काम कर रहा है, आने वाले वक्त में मजबूती के साथ में वो ये परवाह नहीं करेगा कि कौन क्या कह रहा है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो प्रायोरिटी रख के हमें आगे बढ़ना है। कोई शिकायत जयपुर तक तो आई नहीं, होना ये चाहिए कि PSQ तक या CM तक, या यहाँ तक शिकायत ही क्यों आए, जिलों में निपट रहा है। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी SP की होती है। SP को रखना चाहिए कि कोई शिकायत अगर मेरे जिले की बाहर जाती है जयपुर तक, तो इसका मतलब कहें कि उस SP के जो सिस्टम है, जो पूरा एडिशनल SP, DYSP और CI और जो भी अधिकारी हैं, किन कारणों से ये एप्लीकेंट जयपुर गया है CM के यहाँ पर,
या पीएचयू में जाके वो डी साहब को या किसी अन्य अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा है। ये जरा आपको आपके दिल में आना चाहिए कि मेरे जगह कोई आदमी वहां जाए नहीं। ये स्वतः अपना आप ही इस व्यवस्था सुधर जाएगी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि किस प्रकार से। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप लोगों की कमी नहीं रखोगे। और इस स्वागत कक्ष बनने के बाद में 1 तारीख को उद्घाटन हो रहे हैं राजस्थान भर के अंदर। मैंने पहले भी कहा कि तमाम एसपी साहबान की ये ड्यूटी होनी चाहिए को पहले ट्रेनिंग दे लोगों को, कांस्टेबल्स को, जिससे कि जब उद्घाटन हो 1 जनवरी 22 को तो लोगों भी महसूस हो कि कुछ बदलाव आए थाने के अंदर। और थाने के अंदर माहौल भी अपना आपस में ऐसा माहौल बने कि हमें नए कॉन्फिडेंस से काम करना है, नई भूमिका में काम करना है। ये बातें होगी तब जाकर के स्वागत कक्ष बनाने का मकसद पूरा होगा। पूरी तैयारी चल रही है। मुझे खुशी है कि अच्छे ढंग से तैयारी करने में पुलिस का महकमा लगा हुआ है। जो बताया गया फिगर मेरे को कि काफ़ी तादाद में बन चुके हैं और काफ़ी तादाद में बनने जा रहे हैं, काम चल रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा और 1 तारीख को हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे एक साथ में। राजस्थान भर के थानों के स्वागत कक्ष का उद्घाटन कर पाएंगे। अब मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि आप मेरी भावना समझते हैं। एक भी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जो अपना ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, ये जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं उनमें तो कोई दम है नहीं, परंतु उन्होंने एक अच्छी बात कही है और बहुत मार्मिक बात कही है। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक छपती है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, जो शायद पार्लियामेंट में पेश भी होती है, पार्लियामेंट के अंदर पेश होती है मेरे ख्याल से, उन्होंने जो उनकी बुक है उसके शुरुआत में उन्होंने लिखा है अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं ये, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियाँ होती है, प्रक्रियाएं होती है। जैसे अभी अपन ने कंपल्सरी किया। आगे लिखा अपराध में वृद्धि, इंपॉर्टेंट बात लिखी, आप सबको सुनने लायक है। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कितना क्राइम हुआ है और पंजीकरण कितना, उसमें अंतर है। स्पष्ट बात इन्होंने लिख दी अपने अनुभव से कि कई जगह थानों में पंजीकरण होता ही नहीं है। इसलिए जो भावना मेरी थी 2019 के अंदर वो परिलक्षित होती इस कोटेशन के अंदर कि अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। और कुछ लोग, जिसमें बीजेपी वाले आते हैं राजस्थान में, तो बीजेपी वाले कहते हैं कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी है कि कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी नेता कर रहे हैं। आगे लिखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्य में जन केंद्रित योजनाओं व नीतियों के फलस्वरूप हो सकती है। अब बताइए इससे बड़ा वो क्या लिखेगा। आंकड़ों में जो वृद्धि है वो राज्य में जन केंद्रित योजना है, वो नीतियाँ हमारी अपनी अपनी होती है, उसके फलस्वरूप हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान काफ़ी बेटर कर रहा है, परंतु कुछ घटना ऐसी भी हुई है जिसमें अलवर तो पता नहीं सिरमौर बना हुआ है कि रेप की घटना है। 5 साल के बच्चों के साथ रेप हो जाता है। अब बताइए समाज कहाँ जा रहा है। खाली पुलिस अकेली क्या करेगी उसके अंदर, जब तक कि आप समाज को नहीं बदलोगे, समाज की सोच को नहीं बदलोगे, समाज की समझ को नहीं बदलोगे। आप बताइए कितनी घटनाएं जो उसके जिसका रेप होता बच्ची का या लड़की का, उसके अधिकांश तो
उनके खुद के मिलने वाले जान पहचान वाले होते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, और झूठे जो प्रकरण है, झूठे प्रकरण का भी झूठे प्रकरण का भी आप देखिए, जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में जो है झूठे प्रकरण सबसे अधिक दर्ज हो रहे हैं। अब देखिए 2019 में महिला अपराधों की 45.88, 20 में 45.23, 21 में जून तक 47.56% FIR जांच में झूठी पाई गई। अब बताइए आप, 47 पॉइंट के लगभग जो है अगर झूठी पाई जाए FIR, और पॉक्सो एक्ट के मामले में 2019 में 23.65, 2020 में 26.67 और जून 21 में 20.70 तक मामले झूठे पाए गए। ये काफी चिंताजनक आंकड़े हैं ये, क्योंकि ये अपराध की गंभीरता को कम कर रहे हैं। जो वास्तविक घटना हुई है रेप की, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उसी गंभीरता को कम कर देते हैं इस प्रकार के झूठे केस दर्ज करा के। तो केवल शक होने लग जाता है सही है या नहीं है। ये जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ इन सबसे हमें सीख लेनी चाहिए, और उसी ढंग से हमें अपने प्रोफेशनलिज्म को भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और वो आपके ट्रेनिंग के अलावा अपने खुद का चिंतन मनन होता है दिल के अंदर, उठते बैठते हुए, उससे कई बातें सीखते हैं हम लोग। हमारे दिल में जो आपके जिंदगी का अनुभव है, जाने के, फिरने के, करने के, घटनाएं देखने के, सुनने के, पढ़ने के, उससे खुद के जो चिंतन मनन होता है व्यक्ति के, उससे आदमी अपनी पर्सनैलिटी में सुधार भी करता है, एक अधिकारी भी और एक कर्मचारी भी, और उस ढंग से वो भी फैसले भी करता है। वरना अगर कंफ्यूजन हो जाता है, कभी झूठे के रिश्ते हो रहे हैं तो ये केस है वो झूठा ही होगा, हम अंदाज कर लेते हैं, और हमारा बिहेवियर जो है, ह्यूमन नेचर भी होती है, उस ढंग से काम करने लग जाता है माइंड। अभी पता नहीं कि वास्तव में जो आज जो केस है तो वास्तव में हकीकत का केस है। ये बात छोटी है, परंतु ये बातों को मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। ये तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबको ही हमको राजस्थान के संस्कार संस्कृति को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे रूप में सौंप के जाना है। तो हमें उस ढंग की हमारी सोच बनानी पड़ेगी कि हम न्याय सुनिश्चित कैसे करें। सिफारिश आती है, बड़े बड़े हम लोग डेमोक्रेसी में सिफारिश आएगी, हमारे ऊपर एक हम सिफारिश जो माने या नहीं माने, माने तो उसकी माने जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने की माने। हमेशा ध्यान रखो कि जो कोई पीड़ित पक्ष है उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उसको न्याय नहीं दिलाएंगे, सुपारी मान लेंगे अपराधी की, और अपराध बहुत बड़ा अपराध है, तो आपकी फिर जो ड्यूटी है, जो आपने संभाली है जिंदगी में, आप सर्विस में चयन किया आपने आने का, पुलिस महकमे में या जिला प्रशासन में, उसमें फिर हमारी कमजोरी साबित होगी। आप अपने न्याय नहीं कर पाएंगे अपने साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग क्राइम को कंट्रोल रखें, उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं, प्रतिबद्ध हों, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। क्योंकि अभी जो माहौल देश में है, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ बर्दाश्त करने वाले होते हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर बर्दाश्त करना सीखना चाहिए आदमी को, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज जो सरकार है दिल्ली के अंदर भी, उसके राज में दबाव है, जुडिशरी पे भी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब पे दबाव है, और लोगों में घबराहट है, पता नहीं हमारे टेलीफोन टैप हो रहे होंगे। ये बात हम तो 5 साल से बोल रहे हैं, अब तो वो पता नहीं नया वो इसराइल का कौन सा एपिसोड आ गया,
पैगेसेस, परंतु हम तो पहले से कह रहे हैं, हर आदमी फ़ोन से बात करते ही कहेगा अरे सब मैं वापस फ़ोन करता हूँ आपको, फेस टाइम में बात करता हूँ। आज ये स्थिति है सबकी। तो अगर आम जनता की या आम जनता में जो वर्ग है, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियन का, जनप्रतिनिधियों का, सोशल वर्कर्स का, इंडस्ट्री वालों का, वो अगर ये चिंता करे कि मैं टेलीफोन से बात करूंगा, पता नहीं मेरा टेलीफोन टैप हो रहा होगा, ये डेमोक्रेसी में क्राइम है ये कि आप किसी को फ़ोन टैप करें अगर गलत तरीके से, वो भी क्राइम है अपने आप में। और अगर भय पैदा हो जाए बिना कुछ किए हुए भी, तो और भी बड़ा कहीं न कहीं लेकुना है इसका मतलब। और कुछ बातें सच्चाई भी आ रही सामने, अब पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है केस को, क्या देखते हैं, क्या वो फैसले देते हैं। तो मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे फोर्स के लोग हैं, मुझे आप सब पे गर्व है, क्योंकि मैं अभी गृह मंत्री का पद भी संभाले हुआ हूँ। तो आपके परिवार के मुखिया के रूप में आपको मैं आह्वान करूँगा, विनती करूँगा, आग्रह करूँगा, ज़िंदगी में हम सबको 130-35 करोड़ की आबादी में से हम लोगों को क्यों दिया चांस ये काम करने का। तो हम उसी ढंग से अपने आप को ढालें, अपनी सोच बनाएं और लोगों को न्याय दिलाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसमें कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ मैं, आप सबका शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आपके यहाँ कोविड के वक्त में भी आपके करीब 56 लोग मारे गए हैं कोविड के अंदर। इसका मतलब है, बताइए आप, जिंदगी को रिस्क में डाल के आप लोगों ने सेवा की थी उन लोगों की। 35 लोग तो पहली लहर में, 21 लोग दूसरी लहर के अंदर। तो आप रखें अपने फोर्स को भी, उनको आगाह भी करते रहें कि आप अपना खुद का बचाव करें, पब्लिक के बचाव के साथ में खुद का बचाव भी करें। और उसी ढंग से मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये मास्क से जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक मास्क ही आपका बचाव। तो ये जो प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोटोकॉल हम अडॉप्ट करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अब थर्ड वेव की बातें बहुत लंबे से चल रही है, अभी तक तो फॉर्चुनेटली कम होते जा रहे हैं, नहीं के बराबर हो गए हैं तो केसेज। और अगर हम इससे बच जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में तीसरी, चौथी, 5वीं वेव आ चुकी है। अमेरिका में 5वीं वेव आ चुकी है। अभी अमेरिका सबसे ज़्यादा तकलीफ के अंदर, लगभग 1 लाख लोग आ रहे हैं प्रतिदिन वहाँ पर। यूके में आ रहे हैं, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीन ज़्यादा हो गई है इसलिए मृत्यु दर कम है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों से भी, कि अभी कोविड पूरी तरह गया नहीं है, बचाव करना ही पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा। जिससे कि दूसरी लहर एकदम अचानक आई थी, पूरे देश में हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाई की कमी हो गई। 1.5 महीना हमारा बहुत बुरा बीता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारी पूरी तैयारी है, अगर लहर आएगी भी तो हम उसका मुकाबला आप सबके सहयोग से करेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।